लेवल? फर्स्ट पेपर वैसे देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए तो मैं कहता हूँ बस टीचिंग अच्छी थी, क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था, मेरे आपके नोट्स थे और जैसे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस थे कुछ। हाँ, देखिए, हम सब कल आपका यूनिट 1 का ए और बी पार्ट कंप्लीट कर रहे थे। इसमें बी पार्ट का आपका थोड़ा सा जो वेस्टर्न फिलॉसफी था उसमें 2 लोग बच गए थे, जिनका हम लोग बात नहीं कर पाए थे। एक आपका मार्क्सवाद थे, एक आपका अस्तित्ववाद था। तो आज हम इन दोनों लोग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या-क्या इन्होंने कहा है। ठीक है? तो ये हम मानते हैं कि आप लोग को कल की क्लास समझ में आई थी और इस हिसाब से आज हम लोग मार्क्सवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने ये सब चीज़ें पहले पढ़ चुकी है, लेकिन फिर से हम लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो आज मार्क्सवाद में हमने आपको बताया था कि मार्क्सवाद जो थे ये मतलब कि बहुत क्रांतिकारी विचारक थे। तो रूसो के बाद जो रूसो थे, दार्शनिक थे रूसो, उनके बाद जो क्रांति का बिगुल बजाए थे या दूसरे क्रांतिकारी जो सबसे बड़े क्रांतिकारी के रूप में थे, उन्होंने कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट लीग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? कम्युनिस्ट लीग की। तो कम्युनल जो पार्टी होती है, कम्युनल की बात की जाती है, वो कार्ल मार्क्स द्वारा ही कही गई थी। कार्ल मार्क्स ने बताया था। तो हम लोग देख लेते हैं, जर्मनी के कार्ल मार्क्स थे, जिनका जन्म था 1818 और इनकी मृत्यु 1883 में थी। जिस समय ये मार्क्स ने अपनी विचारधारा रखी, अपनी फिलॉसफी की बात की, उस समय पूरे यूरोप में एकदम भारी उद्योगों की स्थापना हो रही थी। एकदम उद्योगीकरण हो रहा था बहुत तेज से, बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज हो रहा था। तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हो रहा था कि लोग पूंजीवादी मतलब कि ऐसे लोग की जगह बहुत ज्यादा हो गई थी जो कैप मतलब कि अधिक श्रमिक वर्ग होते थे। एक श्रमिक वर्ग मतलब कि काम करने वालों की संख्या अधिक हो गई थी, और जो जिनके पास उद्योग होते थे, जो संपन्न लोग होते थे, वो उनकी संख्या वो कम थी, लेकिन वो आपका जो श्रमिक थे, श्रमिक वर्ग पे बहुत अत्याचार, उनसे अत्यधिक काम करवाते थे। तो उन सब चीजों से देख करके इन्होंने मार्क्सवाद ने मजदूरों के शोषण से परेशान होकर के आपका मार्क्सिज्म का विचारधारा रखा। तो मार्क्स जो थे उस समय आपका जो इन्होंने जो पूंजीवादी वर्ग था, जो धनिक वर्ग था। हाँ, गुड मॉर्निंग जानकी, सॉरी गुड इवनिंग जानकी। तो ये जो श्रमिक वर्ग था, श्रमिक वर्ग की बात मार्क्सवाद में कही गई, और इसने पूंजीवादी वर्ग को इन्होंने बर्जुआ बोला। तो बर्जुआ ये शब्द आप लोग याद रखिएगा। मजदूरों का शोषण हो रहा था, तो यहाँ पे 2 वर्ग बन गए थे, एक धनी वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग, निर्धन वर्ग। तो जो धनी वर्ग था वो उनको हैप्स कहा जाता था, और जो निर्धन वर्ग था उनको हम लोग हैव नोट्स कहते थे। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। जो पूंजीवादी वर्ग था उसको हम लोग बर्जुआ भी कहते थे और उसको हैप्स भी कहते थे, संपन्न वर्ग को हैप्स, और जो निर्धन वर्ग था उसको हैव नोट्स कहते थे। तो ये 2 लोग थे जिन्होंने जो हैप्स होते थे वो आपका हैव नोट्स का बहुत शोषण करते थे, उनसे अत्यधिक काम करवाते थे, और उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उनको जितनी मजदूरी थी या हर चीज में उनको ठगा जाता था, उनके साथ गलत किया जाता था, शोषण किया जाता था। तो ये सब चीजें थी। और जो आपका हैव नोट्स थे, इन्होंने उसको सर्वाहारा वर्ग बोला। पूंजीवादी वर्ग को इन्होंने बर्जुआ बोला, और जो हैव नोट्स को इन्होंने बोला सर्वाहारा वर्ग, इसको पोल्ट्रेट की संज्ञा दी गई। और ये जो पोल्ट्रेट थे, पोल्ट्रेट की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए ही इन्होंने आवाज उठाई थी। तो आप लोग को यहाँ पे इस सारे डिस्कशन में अभी तक के ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जब उद्योगीकरण के समय इन्होंने अपने विचार, इनकी जो विचार आई थी, उद्योगीकरण जब यूरोप में हो रहा था उसी समय इनके विचार आए थे, इनकी दर्शन फिलॉसफी आई थी। तो इनकी जो फिलॉसफी थी पूरी इसी पे बेस्ड है कि जो धनी वर्ग थे वो निर्धन वर्ग का शोषण कर रहे हैं, और शोषण के लिए उन्होंने आवाज उठाई, अपनी फिलॉसफी रखी।
तो जो धनी वर्ग थे, पूंजीवादी वर्ग थे, उन्होंने उसको बर्जुआ कहा, जो निर्धन वर्ग थे उन्होंने उसको सर्वहारा वर्ग कहा। और एक और क्या नाम दिया, जो धनी वर्ग थे उन्होंने उसको हैव्स बोला, जो दूसरा निर्धन वर्ग थे उनको उन्होंने हैव नॉट्स कहा। तो ये चीजें अभी तक डिस्कस हुई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका जो मार्क्सवाद था वो एंजल्स और कार्ल मार्क्स, ये जो दो लोग मिलकर आपको कम्युनिस्ट लीग की स्थापना की, और अपनी जो प्रथम क्रांतिकारी रचना थी, बहुत रिवॉल्यूशन जो इनकी बुक हुई, वो हॉली फैमिली के नाम से हुई। तो इसमें इन्होंने बताया किस प्रकार से शोषण, धनी वर्ग गरीब वर्ग का शोषण कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने इन दोनों की दूसरी संयुक्त रचना जो हुई, जर्मन में प्रकाशित हुई, जर्मन आइडियोलॉजी नाम से इनकी दूसरी रचना हुई। दोनों लोग मिलकर लिखे। किन दोनों लोग मिलकर लिखे? एंजिस और कार्ल मार्क्स। तो ये बुक का नाम भी आप लोग नोट करिएगा कि ये दोनों लोग मिलकर आपका जर्मन विचारधारा नाम से बुक लिखे। इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें द्वंदात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया। किस प्रकार से? डायरेक्चुअल मेटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की बात की। तो ये बुक में इन्होंने ये चीजें लिखी। उसके बाद कम्युनिस्ट लीग की जो द्वितीय कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लंदन में हुई थी, और मार्क्स और एंजल्स कम्युनिस्ट ने घोषणा पत्र तैयार किया और इसको कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया, जिसमें ये सर्वहारा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बात की थी। और इसे यह वैज्ञानिक समाजवाद की भी इन्होंने रचना की, अमर रचना है। तो इनका जो अंतिम वाक्य था उस घोषणा पत्र में, वो यही बात था कि दुनिया के सारे मजदूर जो हैं वो एक हो जाए। ओके, फुल स्क्रीन नहीं है। अभी दिख रहा जानकी? तो ये इन्होंने बताई थी, और लास्ट में इन्होंने कहा था दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाए। तो मार्क्सवाद पे हम लोग आगे बढ़े हैं, तो उसमें देखते हैं मार्क्सवाद जो है आधुनिक युग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा है। मार्क्सवाद है ये बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है आधुनिक युग की, और इस विचार के प्रवर्तक जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। उनका चिंतन शिक्षा दर्शन के में इतिहास में एक युग है। उनकी जगत की क्रियाओं को पारंपरिक दर्शन के रूप में न लेकर सामाजिक आर्थिक रूप में समाज के गरीब एवं तिरस्कृत शोषित को अपने विचार केंद्र में रखा। मतलब कि जो पारंपरिक विचार दर्शन था जिसमें मोक्ष और ये सब चीजें बात की जाती है, उसको छोड़ के बस ये समाज को लेकर आर्थिक रूप से बस बात किए थे। इनके दर्शन में सामाजिक और आर्थिक मिलता है, जो गरीब और शोषित वर्ग की बात उन्होंने की, और उन्होंने श्रम की महत्व को, जो श्रमिक है उनके महत्व को सबसे ऊपर रखा, और श्रमजीवियों को समाज का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जो श्रमिक थे उनको समाज का सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। और इसी दर्शन को इन्होंने मार्क्सवाद और साम्यवाद के नाम से जाना है, और ये सबसे ज्यादा रूस और चीन में आर्य देशों में इसका व्यवहारिक रूप में आप देख सकते हैं क्या फैला। हम लोग देखते हैं इंग्लिश में क्या बात इनकी कही जा रही है कि मार्क्सिज्म इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। किस प्रकार की फिलॉसफी है? जो सोशली बात करता है, इकोनॉमिक्स की बात करता है, पॉलिटिकल की बात करता है। तो तीन ये जो मार्क्सिज्म है आपका सोशली पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पॉलिसी है, फिलॉसफी है, और पॉलिटिकल फिलॉसफी है। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं। और एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ द रूलिंग क्लास ऑन द लेबर्स लीडिंग टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रिविलेजेस इन द सोसाइटी। किस प्रकार से आप लेबर्स के जो रूलिंग है क्लास है, वो किस प्रकार से लेबर क्लास पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको देखना। और जो अनइवन जो आपका वेल्थ और जो भी धन और चीजों का प्रिविलेज जो सोसाइटी के द्वारा इनको डिस्ट्रीब्यूशन में इन्हें असमानता दिखी जा रही है, उसकी बात इन्होंने की थी। मार्क्सवाद ने शिक्षा की बात किस प्रकार की? मार्क्सवाद ने कहा कि आपका जो है शिक्षा प्रणाली, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो वर्ग संघर्ष पर आधारित है। पूंजीवादी साम्यवादी युग में दोहरा शिक्षा प्रणाली थी। इन्होंने बोला कि सार्वभौमिक शिक्षा की उन्होंने बात की थी। तो आप लोग जो बात देखेंगे कि मार्क्सवाद में सार्वभौमिक शिक्षा की बात की गई थी, और सबको शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर दी गई थी, और शिक्षा को निःशुल्क रखने की बात की थी। और शिक्षा को निःशुल्क रहे, उसके साथ साथ शिक्षा जो है वो सरकार द्वारा, राज्य द्वारा पूरा कर्तव्य है कि राज्य शिक्षा दे। और शिक्षा को बहुऔद्योगिक शिक्षा का इन्होंने बात की थी। शिक्षा का जो दृष्टिकोण है बहुत औद्योगिकी चीजों को शामिल किया जाए, उद्योग के समीप रखा जाए, उद्योग के संबंधित जो भी क्रियाकलाप है वो शिक्षा के माध्यम से सिखाया जाए इनको।
आगे हम लोग देखेंगे शिक्षा का संप्रदाय में मार्क्स के अनुसार शिक्षा 3 प्रकार की होनी चाहिए। बौद्धिक शिक्षा जो उनको बौद्धिक रूप से उनको स्ट्रांग करे, शारीरिक प्रशिक्षण उनको जो शारीरिक रूप से स्ट्रांग हो, उसके बाद पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण मतलब टेक्निकल की बात यहाँ पे होती है। तो ये 3 प्रकार की शिक्षा की बात उन्होंने की थी। अब हम लोग अस्तित्ववाद पे चलते हैं कि अस्तित्ववाद क्या है। तो अस्तित्ववाद 20वीं शताब्दी की दार्शनिक विचारधारा है। जब राष्ट्रों के बनने और नष्ट होने, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आने, भौतिकवादी विचारधारा के फलस्वरूप सुख और शांति के तिरोहित होने, मतलब कि ये जो आपका जब अस्तित्ववाद तब आया था जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था आपका, और एकदम मनुष्य के अस्तित्व पे संकट आ गया था। लोग एक दूसरे देश पे विभिन्न प्रकार के परमाणु हमला भी जो हुआ था वो भी आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ था। तो मानव के अस्तित्व पे बहुत बड़ा संकट आ गया था। तो ये अस्तित्ववाद का जन्म मानव के अस्तित्व पे ध्यान देने की बात के समय ये हुआ था। बहुत ज्यादा चीजें आ गई थी समाज में, बहुत गलत चीजें समाज में आ गई थी। तो ये आपका अस्तित्ववाद आया वहां पे। जो अस्तित्ववाद आपका है ये मानव की जो है आपको गरिमा और गौरव की बात करता है, महिमा जो कि उसके व्यक्तित्व का अधिक मतलब कि अस्तित्ववाद में आपका जो मानव है, जो मनुष्य है, उसके अस्तित्व ही सबसे प्रमुख है। अस्तित्व की ही बात होगी वहां पे। मानव की गरिमा और गौरव ये सब चीजें जो है अस्तित्व पे ही बात होगी कि उसकी किस प्रकार से इंसान की गरिमा को ध्यान दे, उसके गौरव को ध्यान दे, उसके अस्तित्व की ध्यान दे जाए। तो ये मानव स्वतंत्रता का पक्षधर है और मानवीय मूल्यों की स्थापना पर बल देता है। और अस्तित्ववाद के जो प्रतिपादक थे, जो प्रवर्तक थे, जो प्रोप्राइटर थे, वो कौन थे? सोरेन किरकेगार्ड। तो सोरेन किरकेगार्ड इसके प्रवर्तक थे। फ्रेडरिक नित्शे भी इसमें थे और मार्टिन हाइडेगर, कार्ल जैपर्स, ग्रेविल मार्शल और जीन पॉल सार्त्र, ये सब इनके अस्तित्ववाद में प्रमुख रूप से हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सिस्टेंशियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट दैट फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस। आपके व्यक्तिगत जो आपका एक्सिस्टेंस है, जो आपका इंडिविजुअल है, इंसान का स्वयं के प्रति जो उसका कुछ अस्तित्व है उसको समझना और उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना, यही बात यहाँ पे अस्तित्ववाद में की जाती है। ठीक है। तो यह विज्ञान एवं तकनीकी को मानव विरोधी मानता है। अस्तित्ववाद जो है वो विज्ञान को और तकनीकी को मानव विरोधी मानता है। इनका मानना है कि इन सब ने मनुष्य की व्यक्तिगत गरिमा अर्थात उसके अस्तित्व को नकारा है। तो आपका जो विज्ञान और तकनीकी कारण ही, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक और तकनीकी कारण ही मानव के अस्तित्व पे संकट आ गया। जो आज एआई और रोबोटिक्स ये सब चीजें हो रही हैं, इनसे ही मानव के कभी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इन सब चीजों के अत्यधिक विज्ञान के विकास से आपका जो मानव का अस्तित्व है उसका सबसे बड़ा संकट आ गया है। और किसी ने इन्होंने बात की, किसी विचारक ने मनुष्य को ईश्वर और धर्म का दास बताया। किसी ने बताया कि आपका जो मानव है वो भगवान का दास है, ईश्वर है, दास है। उसके बाद किसी ने प्रकृति का बताया, किसी ने समाज का बताया, किसी ने राज्य का बताया, किसी ने मशीनों को बताया। तो इस प्रकार से बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजों का दास बताया। लेकिन इनका क्या विश्वास है कि ये मानव अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसके निर्माण के पीछे कोई नियामक सत्ता है, जो क्या कहते हैं, मतलब कोई नियामक सत्ता नहीं है जो मनुष्य का निर्माण हुआ है। उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है जो हम लोग को बनाया है, बल्कि हम मनुष्य को निर्माण ऐसे हुआ है और साइंटिफिकली हुआ है। और इसमें हम लोग को हम अपने आत्मनिर्भर होके और अपने अस्तित्व को समझ करके स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व को समझें और उस पर अपने अनुसार आप कार्य करें। तो इस प्रकार आपका सर्वप्रथम डेनमार्क निवासी सोरेन किरकेगार्ड, तो ये कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। इन्होंने अस्तित्ववाद की रचना की। ठीक है। सोरेन किरकेगार्ड के बारे में लोग देख लेते हैं। ये अस्तित्ववाद के प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। मानव केवल आदर्शों के लिए नहीं है, तो उसका अस्तित्व स्वयं के लिए भी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मानव को बहुत सारे आदर्शों में बांध दिया जाए, उसका अस्तित्व है, उसको जीने दिया जाए, उसको अच्छे से जीवन जीने के योग्य बनाया जाए। वास्तव में मेरा जीवन वही है, जो मेरी व्यक्तित्वता वही है, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा प्रकृति है, जो मैं करता हूँ, वही मेरा व्यक्तित्व है। उन्होंने इनकी एक कोटेशन थे कि उन्होंने बताया कि मेरा जीवन क्या है? मेरा जीवन वही है जो मेरा व्यक्तित्वता है, मतलब जो मेरी पर्सनालिटी है वो मेरा जीवन है। जो मैं सोचता हूँ वो मेरा जीवन है। जो मेरा स्वभाव है वो मेरा जीवन है। और मेरी प्रकृति, मेरा नेचर, मेरा जो मैं करता हूँ, जो मेरा व्यक्तित्व, सब कुछ वही मेरा जीवन है, जो मैं हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है। किरकेगार्ड कहते हैं कि मानव की आंतरिकता ही वास्तविक रूप से सत्य है। जो हम अंदर से हैं वो सत्य है, बाकी नहीं। सत्य मानव के स्व अनुभव में पाया जाता है। हम खुद से जाके जो चीजें अनुभव करते हैं वही सत्य है।
और जो हम अनुभव नहीं कर पाते उन सब चीजों से वो सब असत्य है। इनका मानना है कि सबने मनुष्य की व्यक्तिगत गरिमा अर्थात उसके अस्तित्व को नकारा है। किसी ने मनुष्य को ईश्वर का था, वैसे मैंने बताया कि सब चीजें बताया। उसके बाद इन्हें स्वतंत्र की बात की थी कि इंसान स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये आपका अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद था। आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका यूनिट 3 का। ठीक है, तो हम लोग यूनिट थर्ड और 4th पढ़ें, और यूनिट 1 का सी पार्ट और डी पार्ट पढ़ेंगे। जानकी, समझ में आ रही है बातें? कल का क्लास आप की थी? स्लाइड शो हो रही है आप सबको? चलिए ठीक है, फिर हम लोग यूनिट 1 का सी एंड डी पार्ट को कंप्लीट करते हैं आज। सी पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अप्रोचेज ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। और डी पार्ट में आप लोग को देखेंगे कि किस प्रकार से सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन क्या है, एजुकेशन कल्चर क्या है, थिंकर्स जो ये सब है, स्वामी विवेकानंद, ये सब चीज इन्होंने क्या क्या बातें कही, वो सब हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका शिक्षा का समाजशास्त्री उपागम क्या है। कि आप लोग को स्क्रीन बड़ी कर दे तो फिर नहीं दिखेगा। शिक्षा का समाजशास्त्री उपागम क्या है? तो जो शिक्षा है और जो समाज है, इन दोनों को मिला करके जो शिक्षा जो समाज है, उस समाज का जो स्वरूप है, ठीक है, उस स्वरूप को आपका शिक्षा के द्वारा उसमें हस्तक्षेप करना और स्वरूप को सुधारना शिक्षा समाजशास्त्र कहलाता है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि शिक्षा का समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र की वह शाखा है जो शिक्षा तथा समाजशास्त्र का समन्वय स्वरूप है। आपका शिक्षा और जो समाजशास्त्र है, इन दोनों का समन्वित जो स्वरूप है वो शिक्षा समाजशास्त्र कहलाता है। शिक्षा का समाजशास्त्र इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र के विभिन्न उद्देश्यों को शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाए। क्या बल देता है? कि जो समाज का जो उद्देश्य है वो शैक्षिक प्रक्रिया और किस प्रकार से प्राप्त किए जाएं, वो शिक्षा समाजशास्त्र कहता है। समाज के उद्देश्य को, कि समाज में समरसता रहे, सामाजिक मूल्य विद्यमान रहे, लोग समाज में अच्छी तरीके से रह पाए, वो जो मूल्य है वो शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करने की बात जो है शैक्षिक समाजशास्त्र करता है। क्लियर है? शिक्षा का समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं का समूह प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो शिक्षा का समाजशास्त्र क्या करता है कि आपका शिक्षा का संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का समूह प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से समाज की समस्याओं को प्रस्तुत करता है। शिक्षा का समाजशास्त्र समानतः शैक्षिक, देखिए यही बात सब कुछ कही जा रही है। जो शिक्षा का समाजशास्त्र होता है वो समाज की जो समस्याएं हैं उस पर रिसर्च करके उसको शिक्षा के माध्यम से दूर करने को, उस समस्याओं को शिक्षा का दूर करने के लिए, उसको समाधान ढूंढने के लिए आपका उपयोग होता है, तो वो शैक्षिक समाजशास्त्र करता है।
तो टोटली यही है कि जो समाज की समस्याएं हैं, समाज के उद्देश्य हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा के माध्यम से जो कि समाधान ढूंढता है वो शैक्षिक समाजशास्त्र कहलाता है। क्लियर? शैक्षिक समाजशास्त्र क्या होता है? अब हम लोग शैक्षिक समाजशास्त्र में आगे बढ़ते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शन जानते हैं? सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या होता है? तो सिंबॉलिक क्या होता है, प्रतीकात्मकता क्या होता है? सिंबॉलिक मतलब संकेत। संकेत का मतलब है कि जब हम लोग समाज में एक दूसरे से किसी से इंटरेक्शन करते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शन का मतलब वही होता है कि जो हम लोग समाज में इंटरेक्शन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं, कोई एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे सिंबॉलिक की बात है, प्रतीकात्मक की बात की जाती है, संकेत की बात की जाती है। तो संकेत इस प्रकार का संकेत या प्रतीक एक प्रकार का संकेत है, जैसे कि हम दांत चबाकर, भौं चढ़ाकर, मुट्ठी बांधकर दूसरे को झपटते हैं, तो एक निश्चित रूप से आक्रमण का करने का संकेत है। जैसे गुस्सा होकर किसी को हम बढ़ते हैं तो हमारी जो शारीरिक संरचना होती है वो एक प्रकार से, जैसे कि इसमें एक 2-3 बातें कही गई है कि हम लोग एकदम गुस्से में चेहरे के एक्सप्रेशन में भाव चढ़ा लेंगे, तो ये सब चीजें जो है ये सिंबॉलिक कही जाती हैं। इनकी विशेषता यह है कि समाज के सभी सदस्य प्रतीक का एक समान अर्थ निकालते हैं। जैसे कि आप जो भी कोई सिंबल का उपयोग करते हैं तो समाज के सभी लोग उस सिंबल को समझते हैं। अब इन जो आपका बॉडी एक्सप्रेशन है, बॉडी जो लैंग्वेज, इसको हटा दिया जाए, इस सिंबल को हटा दिया जाए, तो मनुष्य कहा जा रहा है कि पत्थर की मूर्त बन जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। मतलब हम बात भी करते हैं, कम्युनिकेशन भी करते हैं, उसके साथ साथ हम हमारे जो एक्सप्रेशन है या कुछ ना कुछ हम लोग शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ संकेत देते हुए बात करते हैं। अगर उसको खत्म कर दिया जाए तो उससे रेडियो हो जाएगा, कोई रेडियो में इंसान कोई बोल रहा है, उस हिसाब से बात चलेगी। तो संकेत जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे संकेत की बात की, प्रतीकात्मकता की बात की थी। अब यहाँ पे हम लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शन पढ़ेंगे किस प्रकार से होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे अभी क्या होता है। तो 1 मिनट मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जो सिंबल है ये चीजें होती है। उसके बाद मैं आगे देखते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन में आपकी जो हर्बर्ट ब्रूमर है, ये इनसे जुड़ी हुई पद की उत्पत्ति हर्बर्ट ब्रूमर ने की थी सिंबॉलिक इंटरेक्शन की। तो नाम याद रखिएगा कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है वो हर्बर्ट ब्रूमर ने इसकी उत्पत्ति की थी। और वर्ष 1969 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सिंबॉलिक इंटरएक्सिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड में उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था हर्बर्ट ब्रूमर ने। तो हर्बर्ट ब्लूमर ने सर्वप्रथम प्रतीकात्मक परस्पर क्रियापद या सिंबॉलिक इंटरेक्शन शब्द का प्रयोग किया था। साधारणतः प्रतीकात्मकता परस्पर क्रियावादी उपागम का अभिप्राय उस मानवीय क्रिया की व्याख्या से सामाजिक अंतरक्रिया से उत्पन्न मानकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप किस प्रकार से समाज के विभिन्न समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्ति किस प्रकार से इंटरेक्शन करके अपना समाज में रहते हैं, वो सब चीज आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन में आता है। अब परस्पर का मतलब आप समझ सकते हैं। परस्पर क्या है कि इसमें है ना प्रतीकात्मक परस्पर। परस्पर का मतलब ये है कि एक व्यक्ति कुछ क्रिया करता है, कुछ कहता है, कुछ भी कहता है, उसके प्रति उत्तर में दूसरा व्यक्ति जो कुछ कहता है वो परस्पर कहलाता है। मतलब एक दूसरे के जो चीजें होती हैं दो व्यक्तियों के बीच में, वो परस्पर कहलाती है। परस्पर क्रिया के बारे में हम लोग देख रहे थे। क्या है परस्पर क्रिया जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन? परस्पर क्रिया के समर्थक जो है सामाजिक संस्थानों, सामाजिक संरचनाओं, संबंधों के बजाय आमने सामने के संबंधों पर विशेष रूप से प्रासंगिक मानते हैं। ये बोलते हैं कि जो समाज के जो विभिन्न सदस्य हैं वो आमने सामने जो व्यवहार करते हैं वो अधिक इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के अंतर्गत मानव के व्यवहारवादी समर्थक हैं, अब जो अपनी क्रियाओं के माध्यम से लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वही बात फिर कही जा रही है कि आपका जो मानव है वह ये जो परस्पर क्रिया के इसके अंतर्गत क्या व्यवहारवादी समर्थक इसको मानते हैं। मानव क्या मानते हैं? व्यवहारवादी समर्थक मानते हैं। और ये मानते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ क्रिया करके, क्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शन के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इन क्रियाओं के माध्यम से लोग बहुत सारे प्रतीक और उनका अर्थ बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग मिड की प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसमें स्व को धुरी बनाकर इन्होंने प्रतीकात्मक सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो मिड का जो प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया है वो क्या है? स्व जो शब्द है इसको केंद्र बनाकर, इसको सेंटर में रखकर उन्होंने बात की है। तो मिड ने स्व की अवधारणा को प्रतीकात्मक अंतर क्रिया का केंद्रीय आधार बनाया है। उनके अनुसार मनुष्य के अंदर स्व होता है। एक स्व एक शब्द है
जो जिसका अर्थ ये आत्मा से लेते हैं, मतलब कि जिसे बात की जाती है कि जैसे मनुष्य के जो व्यवहार होते हैं, जो मस्तिष्क होते हैं, भले किन्हीं कारण से वो खत्म हो जाए, दूषित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, परंतु जो स्व है, जो आत्मा है, वो शुद्ध है। और आत्मा जो है वो हमेशा विद्यमान रहता है, शुद्ध रूप में विद्यमान होता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, उसके गलत आचरण हो, लेकिन स्व हमेशा सही रहता है। तो स्व पे इन्होंने बात की थी। स्व और समाज के मूल्य, मानकों, भूमिकाओं आदि में अंतःक्रिया होती है, और इन दोनों के आदान प्रदान होता है। जो स्व है, आपके अंदर जो स्व विद्यमान है, वो स्व जो आत्मक रूप में, परमात्मा के रूप में आपके अंदर विद्यमान है, वो स्व जो शुद्ध रूप में है, वो स्व, और जो समाज के मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, जो भूमिका है, उनके बीच इंटरेक्शन होता है, दोनों में आदान प्रदान होता है। स्व मूल्य मानक आदि का निर्वाचन करता है। इस तरह या तो समाज में इन मानकों, मूल्यों आदि को अस्वीकार करता है या आंशिक रूप से स्वीकार करता है। तो यही बात कह रहे हैं कि आपका इंटरेक्शन होता है स्व का समाज के साथ, समाज के मूल्यों के साथ, और इस इंटरेक्शन में जो स्व होता है वो आपका जो भी सामाजिक मूल्य होता है उसको या तो स्वीकार करता है या तो अस्वीकार करता है। ठीक है, तो वहां से सीखने की बात करते हैं, इंटरेक्शन की बात करते हैं कि इसी प्रकार से चलता है। स्व की अवस्थाएं क्या है? स्व की दो अवस्थाएं होती है, एक होती है मैं, एक होती है मुझे। मैं जो होती है वो आपका ये मनमाने ढंग से आपको, जैसे नवजात शिशु होता है मनमाने ढंग से कार्य करता है, वो मैं कहलाता है। मुझे जो होता है, इस अवस्था में आप दूसरे से सीखते हैं। स्व जो होता है दूसरे से सीखता है। तो स्व की दो अवस्थाएं होती हैं, एक मैं, एक मुझे। मैं जो होती है वो बच्चों की अवस्था होती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें वो क्या होता है, अपने मनमाने ढंग से काम करता है। लेकिन जब मुझे में आता है तो वो दूसरों से उस चीज को सीखने लगता है। तो ये स्व होता है। हर्बर्ट ब्लूमर ने जो किस प्रकार प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत दिया था, तो हर्बर्ट ब्लूमर का जीवन जो था बहुआयामी था, बहुत कई सारे डायमेंशन थे। तो ये मिड के ही शिष्य थे, और प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत के विकास में इन्होंने निम्न बातें कही। एक निर्वचन की बात की, एक प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात की। तो निर्वचन में क्या कहा, यह तो स्व ही निश्चित करता है कि अमुक दशा में उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो स्व है, जो हमारे अंदर शुद्ध रूप में विद्यमान है, आत्मा परमात्मा का अंश, तो वह निश्चित करता है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अतः सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारणों की तुलना में व्यक्ति का स्व एक शक्तिशाली कारक है। तो जो किसी प्रकार का हम जिस प्रकार का भी समाज में व्यवहार करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो हमारा स्व ही हमें बताता है उस इंटरेक्शन करने के लिए। तो यह जो स्व होता है, वास्तविकता है कि कर्ता अपनी बाहरी दुनिया का स्वयं निर्वचन करता है। तो निर्वचन करना मतलब कि किस प्रकार से हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्व के द्वारा ही प्रेजेंट करते हैं। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है, तो इसमें ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विधि क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। उनके अनुसार मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए आगमनात्मक उपागम सबसे उपयोगी होता है। मतलब उसके कई सारे किए गए काम को लेके आगमनात्मक, या यही होता है ना इंडक्टिव अप्रोच, कि आप किसी भी व्यक्ति को समझने के कई सारे एग्जाम्पल लेके उसको समझना, तो कई सारे उसके व्यवहारों के माध्यम से व्यक्ति को समझते हैं। ये अंतःक्रिया मतलब व्यक्ति के अंदर उसको समझने की बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक ऐसा वैज्ञानिक उपागम है जिसमें किसी समस्या को अनुभविक दुनिया के साथ जोड़कर देखता है, और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद प्रकारवादियों की तरह निगमनात्मक सिद्धांत को नहीं मानता। तो इस प्रकार है। आगे हम लोग चले, संरचनात्मक प्रकारवाद क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है। तो संरचनात्मक प्रकारवाद समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है। अच्छा देखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में क्या है, तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म जो फंक्शनलिज्म है, ये आपका बताता है कि जो संरचना है, सोशल समाज जो है एक संरचनात्मक रूप से कार्य करता है। ठीक है, एक सेकेंड बस, आप लोग और टाइम लेंगे फिर। आप लोग की कोई क्वारी तो नहीं है बीच में? ठीक, मोहम्मद नाजिम, आप आज ज्वाइन किए हैं क्या? इससे पहले आप क्लास में नहीं दिख रहे थे। मोहम्मद नाजिम बताइए। ओके, तो कंटिन्यूअस लाइव क्लास में रहिएगा आगे से, जो आपका चल रहा है क्लास में, लाइव क्लास में कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है, तो जो संरचनात्मक प्रकारवाद है, फंक्शनलिज्म है, वो क्या कहलाता है उसको हम लोग देख लेते हैं।
प्रकारवाद समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है। संरचनात्मक प्रकारवाद समाजशास्त्र की एक, जो समाजशास्त्र क्या है, समाज को समझने का जो एक वो है, समाज के बारे में जानने का, तो संरचनात्मक प्रकारवाद उसकी एक प्रमुख संरचना है। यह प्रकारवादी सोच के विचार को विकसित करने वाले विचारकों में दुर्खिम तथा टालकाट पार्सन्स का नाम उल्लेखनीय है। तो जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म या संरचनात्मक प्रकारवाद है, ये किसने दिया था? आपका दुर्खिम एंड टालकाट पार्सन्स। तो इन दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये अमेरिकन समाजशास्त्री थे। और इसमें आपका रेड क्लिक ब्राउन के अनुसार क्या कहते हैं कि इस प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा संपूर्ण क्रिया को किए जाने वाले एक योगदान जिसका वह एक भाग है। प्रकार क्या है? प्रकार वह है जो आप समाज में रहते हैं, तो समाज के जो विभिन्न अंग है, जिसमें आपका माता पिता, परिवार, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, आपके विद्यालय, जो भी आपके समाज में विभिन्न प्रकार के सभी लोग हैं, तो उनके द्वारा जो छोटी छोटी क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं से ही जो होती है प्रकार से संपूर्ण क्रिया, मतलब कि एक आंशिक क्रिया जो है वो पूरे संपूर्ण प्रकारवाद की स्थापना करती है। तो आंशिक क्रिया जो है उसको समझने के आंशिक और संपूर्ण क्रिया द्वारा योगदान जो है कि मतलब समाज की स्थापना की जाती है। वो जो सभी लोग अपने इंटरेक्शन करते हैं, छोटे छोटे इंटरेक्शन ले समाज का निर्माण करते हैं। समझ में आ रही है क्या बातें? इसमें ये बात की जाती है कि जो संरचना है, जो सामाजिक संरचना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आपके घर, परिवार, विद्यालय, सामाजिक संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं, धार्मिक संरचनाएं या जो भी चीजें आप देख पाते हैं, जो समस्त संरचनाएं हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला जो कार्य होता है वो समाज को निर्धारित करता है, समाज का निर्धारण करता है। तो ये संरचना प्रकारवाद ये कहलाता है। इसमें जो आपका दो लोग थे, दुर्खिम, टालकाट पार्सन्स। दुर्खिम ने क्या कहा? समाज को एक जीवधारी की भांति माना, कि मतलब उसमें जीवन है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है, जिस प्रकार ऐसे एग्जाम्पल दे, जो समाज है वो जीवधारी है, जीवित है वो। और जिस प्रकार एक मनुष्य का शरीर किस प्रकार से जिंदा रहता है, जिसमें उसको हवा, पानी, ये सब चीजों की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार से समाज जो है उसकी आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा होती है? वो उन्हीं में उनका प्रकार कहता है। मतलब जिसके माध्यम से समाज की आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे वो प्रकार कहता है। प्रकार मतलब कौन? जो परिवार और विभिन्न प्रकार के संगठन द्वारा जो अपना योगदान दिया था उसे प्रकार। जैसे मैंने आपको बताया, परिवार, धर्म, रिलेशंस जो होते हैं, राजनीतिक संगठन जो होते हैं, जो आर्थिक संगठन होते हैं, सब समाज में जो व्यवस्था चलाने में अपना योगदान देते हैं, उन्हें वो प्रकार कहते हैं। और ये जो प्रकार होता है, ये समाज को जीवन देता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के संगठन जो कार्य करते हैं, वो योगदान देते हैं समाज को चलाने के लिए, वो प्रकार जो है समाज को जीवन देता है। तो इस प्रकार आपका संरक्षण प्रकारवाद है। दुर्खिम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा विकसित की। कुछ प्रत्यक्ष प्रकार बताए, कुछ अप्रत्यक्ष प्रकार बताए। मतलब कुछ ऐसे बताए जो डायरेक्टली आपका समाज के उसमें काम देता है, कुछ आपका इनडायरेक्टली काम करता है। ठीक है, दुर्खिम का प्रकारवाद देख लेते हैं क्या है। दुर्खिम का प्रकारवाद, समाजशास्त्र में प्रकारवाद का प्रारंभ स्पेंसर से माना जाता है। देखिए, जो प्रकारवाद फंक्शनलिज्म है, ये कब से मानता है? स्पेंसर जो है उनसे माना जाता है, किंतु इसे वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने का कार्य जो है वो दुर्खिम का है। तो आपका प्रारंभ स्पेंसर से मतलब, लेकिन इसको प्रकारवाद को दुर्खिम ने आगे बढ़ाया था, प्रतिष्ठित किया था। तो नाम आएगा तो दुर्खिम का नाम लोग मानिएगा। और स्पेंसर का नाम कहीं कंफ्यूजन, तो स्पेंसर भी अब उस प्रश्न के हिसाब से आप लोग देखिए कीजिएगा, लेकिन दोनों नाम को आप समझिएगा। इन्होंने अपनी रचना द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी तथा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इसमें प्रकारवाद की बड़ी अच्छे से विवेचना की है दुर्खिम ने। इन्होंने समाजशास्त्र में विश्लेषण की विधि को प्रकारवाद का नाम दिया। दुर्खिम को प्रकार का अर्थ है किसी भी इकाई द्वारा से संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिया जाने वाला योगदान। कोई भी जो सामाजिक इकाई है किस प्रकार से समाज को बनाने में अपना योगदान देती है, तो वो प्रकार कहलाता है। और विभिन्न प्रकार के प्रकार मिलकर समाज की रचना करते हैं। ठीक है, दुर्खिम ने बताया कि प्रकारवाद पद्धति का उद्देश्य किसी भी समूह, समाज, संगठन और संस्कृति की इकाइयों को ज्ञात कर उन्हें प्रकारों को बताना है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हम लोग देखते हैं क्या है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में हम लोग देखते हैं तो उसमें संघर्ष सिद्धांत की बात आती है। मतलब कि जब हम लोग समाज में किसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होती है, संघर्ष होती है, तो वहां पे बात आती है संघर्ष सिद्धांत। क्या है ये संघर्ष सिद्धांत, हम लोग देख लेते हैं। संघर्ष सिद्धांत को संरचनात्मक प्रकारवाद के प्रतिकूल माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है कि बहुत से समाज के जो संगठन है, संरचनात्मकता प्रकारवाद जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है, इसके अपोजिट में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मानती है। किस प्रकार अपोजिट माना जाता है? जो संरचनात्मक प्रकारवाद होता है वह कहता है कि समाज के जो विभिन्न संगठन हैं वो मिलकर
समाज को चलाते हैं, समाज में अपना योगदान देते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, उसे वो प्रकार बोलता है। इस प्रकार से समाज चलता है। तो संघर्ष सिद्धांत कहता है समाज के जो विभिन्न लोग हैं वो आपस में शोषण और ये सब चीजों से संघर्ष करते हैं विभिन्न प्रकार से। कि कौन कौन से चीजों से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार समाज विभिन्न आकांक्षाओं का सामाजिक समूह है। आकांक्षाओं का सामाजिक समूह है, बात समझिएगा। आकांक्षाओं मतलब कि समाज के विभिन्न लोग अपने अपने लिए कुछ कुछ इच्छाओं को रखते हैं, तो उनका एक समाज के जो विभिन्न लोग अपनी इच्छा रखते हैं उसका एक समूह है समाज, जहां जीवन परिवर्तन के विभिन्न आयाम विद्यमान है कि लोगों का जीवन परिवर्तित होता है। तो विभिन्न सामाजिक सम्मान प्राप्त करते हैं, समाज में अपने कार्य के द्वारा सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो संघर्ष सिद्धांत की दृष्टि से समाज के संदर्भ में यहाँ मुख्य रूप से शोषण, दमन, अत्याचार, ये सब चीजों से समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो साम्यवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक जो कार्ल मार्क्स से उनके विचारों से प्रभावित होकर अनेक सामाजिक सिद्धांत को संघर्ष सिद्धांत से अभिप्रेत बनाया गया। जो कार्ल मार्क्स ने बताया था ना कि मजदूरों तुम इकट्ठे हो जाओ और पूंजीवादियों के साथ एकदम एकजुट होके अपनी हकों की बात करो, तो वही जो है बात वहां पे कही जा रही है कि आपका संघर्ष सिद्धांत जो है यह इन्हीं के शोषण दमन के स्वरूप उत्पन्न हुआ था, जिसमें कार्ल मार्क्स के विचार बहुत अभिप्रेत को मोटिवेट किए थे संघर्ष को। मार्क्सवाद विचारधारा संघर्ष उपागम के ऐतिहासिक भौतिकवादी विचारधाराओं पर विशेष रूप से बल दिया। यह सिद्धांत शक्ति की विविधता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। किस प्रकार से शक्ति जो पावर है इसका लोग अपने अनुसार किस प्रकार से पावर का यूज करें इसकी बात करते हैं संघर्ष सिद्धांत। मैकाइवर एवं पेज की बोली थे सामाजिक संघर्ष में ही सब क्रियाएं सम्मिलित है जिसके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। क्या है सामाजिक संघर्ष? उसमें ऐसी सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिसमें कोई मनुष्य एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, वो सामाजिक संघर्ष कहलाता है। संघर्ष के कारण क्या क्या है? माल्थस, डार्विन और फ्रायड ने बताया। माल्थस ने बताया कि जीवन जीने के लिए साधनों में कमी को संघर्ष का मुख्य कारण माना कि हमारे पास संसाधन सीमित है और सीमित संसाधनों में जब किसी व्यक्ति का अत्यधिक कोई अधिकार पा जाए, कोई शोषण करने लगे, उन साधनों को अत्यधिक रूप से अपने हक में ले ले, तो वहां से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। डार्विन ने क्या बोला? जैसे डार्विन की आप सिद्धांत पढ़ते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि जो बलशाली होते हैं वो जीवन को जीते हैं, जो कमजोर होते हैं वो जीवन से दूर हो जाते हैं। जैसे आपने डार्विन के सिद्धांत में पढ़ा भी होगा, आपके बायोलॉजी में होगा डार्विन सिद्धांत। तो वहां भी संघर्ष चलता है। फ्रायड ने बोला कि मनुष्य में जन्मजात हिंसा और संघर्ष की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो फ्रायड ने कहा था कि मनुष्य में हिंसा और संघर्ष की प्रवृत्ति पाते, इसलिए वो हमेशा एक दूसरे से लड़ता है और संघर्ष करता है। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत क्या था? मार्क्स ने बताया कि पुराने समाज में अंत और नए समाज के जन्म के लिए संघर्ष आवश्यक है। जो पुराने समाज में बहुत सारी दिक्कतें हैं उसको हटाने के लिए उसका अंत और नए समाज के जन्म के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। मार्क्स ने हमेशा सर्वहारा वर्ग, मैंने आपको बताया था अभी, सर्वहारा वर्ग जो होते हैं, गरीब वर्ग होते हैं, उनके लिए नायक के स्थापना पर बल देते हैं कि उनके लिए कोई एक नायक बने, कोई लीडर बने और अपना संघर्ष करके अपने अधिकारों को प्राप्त करे। उन्होंने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा था, श्रमिक तुम उठो और अपने पैरों की बेड़ियों को खोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खोना है, तुम्हें पाना सब कुछ है, तुम पूंजीवाद तो ना कर दो। मतलब कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप विरोध करो, आप संघर्ष करो, आप पूंजीवादियों के खिलाफ लोहा लो और अपने हक की रक्षा करो। मार्क्स ने संघर्ष को पूरे समाज में मानते हैं, इस विचार का विरोध करते हैं कि जो मार्क्स थे इन्होंने जो वर्ग संघर्ष पूरे समाज में मानते हैं कि पूरे समाज के लोग इस पर, लेकिन इसका विरोध किसने किया? डेरेनराफ ने कहा। उन्होंने बोला कि वर्ग संघर्ष पूरे समाज में कभी नहीं हो सकता, बल्कि समाज के अंतर्गत पाए जाने छोटे छोटे समूहों के बीच में होता है। मार्क्स क्या थे? वो बोलते पूरा समाज उठ के संघर्ष करे, लेकिन जो डेरेनराफ थे उन्होंने बोला कि छोटे छोटे समूह जो है वो संघर्ष करते हैं समाज में, सब पूरा समाज एक तरीके से नहीं करता। मार्क्स के अनुसार पुराने समाज के अंत और नए समाज के जन्म के लिए क्रांति अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जैसे पहले ही बात थी, मार्क्सवाद की विचारधारा शिक्षा को सामाजिक विकास आर्थिक उत्पादन का साधन मानती है। जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक विकास होता है और देश जो है आर्थिक उत्पादन करता है। डेरेनराफ का संघर्ष सिद्धांत क्या है? डेरेनराफ का संघर्ष मूलतः सत्ता के संबंधों पर आधारित है। ये आपका जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, जो आपका जैसे अभी के संदर्भ में जो आपका गवर्नमेंट है उसके संदर्भ में मार्क्सवाद संघर्ष मानते हैं। गवर्नमेंट के जो जैसे कि जो राजशाही गवर्नमेंट है, किस प्रकार गवर्नमेंट है, वो आपका उससे असंतुष्ट होकर लोग संघर्ष करते हैं। तो सत्ता संरचना प्रत्येक सामाजिक संगठन का अभिन्न भाग होते हैं, स्वार्थ समूह को संगठित करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से स्वरूप प्रदान करते हैं। स्वरूप में संघर्ष के संभावना को जन्मती है और जो ये सब चीजें संघर्ष से आती हैं। कोजर क्या है? इनका संघर्ष सिद्धांत क्या है? सामाजिक सिद्धांत में लुईस कोजर का सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कोजर ने अपने सिद्धांत को संघर्ष का प्रकारवाद बताया और उन्होंने संघर्ष को बताया कि संघर्ष का प्रकारवाद उन्होंने अपने सिद्धांत को बताया
और किस प्रकार से उन्होंने सामाजिक संघर्ष का प्रकारात्मक पक्ष पर बल दिया। यह बताया कि सामाजिक संघर्ष केवल विघटनात्मक परिणाम नहीं बल्कि अच्छे परिणाम भी देते हैं। तो जो कोजर थे इन्होंने बताया कि जो सामाजिक संघर्ष है वो अच्छे परिणाम देते हैं। केवल भी ऐसा नहीं कि संघर्ष जो है वो खराब ही चीजों को खत्म कर बेकार ही करता है, बल्कि संघर्ष जो है वो अच्छे परिणाम देता है। जैसे कि इन्होंने पार्लियामेंट की बात की थी, तो पार्लियामेंट में आपके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, तो विपक्ष भी कमी बताता है पक्ष की, जो उससे अच्छी चीजें परिणाम अच्छे आते हैं। ये पक्ष विपक्ष की कमी होती है। तो कोजर ने दो प्रकार के परिणाम बताया, एक संगठनात्मक परिणाम बताया, दूसरा विघटनात्मक परिणाम। संगठनात्मक मतलब अच्छा परिणाम बताया, दूसरा विघटनात्मक परिणाम जो कि खराब होते हैं, जिससे वो चीजें बताया। तो इस प्रकार से आपका संघर्ष सिद्धांत कई प्रकार की चीजें हुई। मार्क्स हम लोग पढ़े, ठीक है। तो ये एक मिनट, संघर्ष सिद्धांत के हमने देखा किस प्रकार से संघर्ष के सिद्धांत है। उसमें हम लोग मार्क्स का सिद्धांत पढ़े, डेरेनडार्फ का सिद्धांत पढ़े, कोजर का सिद्धांत पढ़े। डेरेनडार्फ में इन्होंने मूल सत्ता की बात की थी, और संघर्ष सिद्धांत यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि आपका जो संघर्ष होता है जरूरी नहीं कि ये खराब करता हो। इसका संघर्ष के दो परिणाम होते हैं, एक संगठनात्मक होते हैं, विघटनात्मक होते हैं। संगठनात्मक परिणाम जो होती है वो समाज में सुधार लाती है, और विघटनात्मक परिणाम जो होते हैं समाज को खराब करती है। तो एक कोजर का संघर्ष था, डेरेनडार्फ में सत्ता की बात की थी, और मार्क्स ने बात की थी कि जो आप मजदूर वर्ग हैं वो विद्रोह कर दें पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ। तो ये थी चीजें बातें। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, कालिंस का संघर्ष सिद्धांत क्या है। तो कालिंस ने जो संघर्ष सिद्धांत की बात की थी उसमें इनकी जो पुस्तक थी आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड एन एक्सप्लेनेटरी टाइम। इसमें संघर्ष सिद्धांत संबंधी अपने विचार व्यक्त किए संघर्ष संबंधी। कालिंस परंपरागत रूप से द्वंदात्मक संघर्षवादी को सिद्धांत को नहीं मानते हैं, और इन्होंने बताया कि उसमें सामाजिकरण का गुण पाता है, जिसका सामाजिकरण नहीं होता वो संघर्षवाद में विश्वास करते हैं। इन्होंने बताया कि मनुष्य जो होता है जन्म से संघर्ष नहीं उत्पन्न करता, वो हमेशा विद्रोह की भावना उसके अंदर नहीं रहती है। इन्होंने बताया मनुष्य के अंदर, जैसे कि हमने आगे पढ़ा ना संघर्ष में ये बात की जाती है कि हमेशा उसके अंदर विरोध की भावना रहती है, हमेशा एक दूसरे से संघर्ष करता है। तो इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, लोग हमेशा नहीं बल्कि साथ में रहना पसंद करते हैं। लोगों के अंदर सामाजिकरण का वो अच्छे एक साथ रहना पसंद करते हैं, और जिनका सामाजिकरण नहीं हो पाता है वही संघर्ष में करते हैं और संघर्ष का विश्वास करते हैं। सामाजिकरण वही होता है जो समाज में आपको रहने के लिए, अच्छे ढंग से रहने के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है सामाजिकरण कहलाता है। कालिंस को मनुष्य में सामाजिकता का गुण पाता है, लेकिन वह संघर्ष प्रवृत्ति प्राणी है। संघर्ष का प्रमुख आधार हिंसात्मक बल प्रयोग है। प्रत्येक समाज में इच्छित वस्तुओं से प्रतिष्ठा संपत्ति का समान वितरण पाता है, और यही जो है असमानता समाज में श्रेणी संस्थाओं को बांट देती है, और इसी संघर्ष की उत्पत्ति होती है। तो ये चीजें हैं, कालिंस का हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सामाजिक संस्थाओं की संकल्पना किस प्रकार की होती है, किस प्रकार के सामाजिक संस्थाएं होती हैं। सामाजिक संस्थाओं में हमने देखे कि जो आपका राज्य की तरह समाज के प्रत्येक व्यक्ति व परिवार के सदस्यों को प्रतिबंधित, नियंत्रित, दंडित पुरस्कृत करती है। जो समाज होती है वो आपको अच्छे तरीके से जीने के लिए प्रतिबंधित करती है, नियंत्रित करती है, पनिशमेंट लगाती है, सब कुछ समाज करती है। और अच्छा काम करेंगे तो आपको समाज में सम्मान देकर पुरस्कार भी किया जाता है। तो सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी होती है? परिवार होते हैं, धर्म होते हैं, सरकार होती है, शिक्षा होती है, अर्थशास्त्र, विद्यालय, समाज, ये सब सामाजिक संस्थाएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं। ठीक है। सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत, सापेक्षिक, इसमें कि कौन कौन से आंदोलन हुए थे उसके बारे में, सापेक्षिक फंक्शन का सिद्धांत, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डिप्रेशन थ्योरी। इसके अनुसार क्या होता है कि जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनके आसपास, सापेक्षिक रिलेटिव मतलब अपने आसपास देखते हैं कि उनका जो रहन सहन है उसके उनके शायद, जैसे कि हम पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के लोगों को देखेंगे, इंडिया के लोगों को देखेंगे कि इनका रहन सहन बहुत अच्छा है और पाकिस्तान का रहन सहन बहुत खराब है, तो वहां से रिलेटिव डिप्रेशन जो होता है कि हम यहाँ के अच्छे रहन सहन को देख के और वहाँ के उसके बीच में हम संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। सामाजिक आंदोलन हम करते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज क्यों कम है, तो हम अपने आसपास के समाज को देख करके, अपने तुलना करके अपने आप को सामाजिक आंदोलन करते हैं। संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत, रिसोर्स मोबिलिटी थ्योरी, ये बोलता है कि आप आंदोलन तभी करते हैं जब आपके पास कोई भी आंदोलन या आपका जो भी आप जो भी आंदोलन करते हैं उस आंदोलन के लिए आप किस प्रकार की, जब तक आपको संसाधन नहीं मिलेगा तब तक आपका आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। तो संसाधन बड़ी जरूरी है, जिसमें आपका समय, धन और आपका कौशल, ये सब चीजें जो है आपको, आपका जो आंदोलन को सफल कौन बनाता है? आपके संसाधन बनाते हैं। तो यहाँ पे संसाधनों की बात की गई थी कि किस प्रकार के संसाधन जो है वो, अगर संसाधन नहीं रहेंगे तो आप सही ढंग से अपने आंदोलन को नहीं चला पाएंगे।
ठीक है। इस सिद्धांत के मुताबिक सामाजिक आंदोलनों के लिए संसाधनों तक पहुंच पाना एक अहम मुद्दा है कि संसाधन आपको मिले, संगठन को भौतिक संसाधन मिले, मानवीय संसाधन मिले, सामाजिक संगठनात्मक, सांस्कृतिक और नैतिक इसी तरह के संसाधन मिलने चाहिए। समाजशास्त्रियों के मुताबिक संसाधन का असरदार इस्तेमाल करने में सक्षम होना किसी सामाजिक संगठन की सफलता से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे संसाधन की बात की जाती है कि अच्छे संसाधन मिलेंगे तभी संघर्ष जो है, आंदोलन जो है वो सही ढंग से चलेगा। राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत ये बतलाता है कि आप किस प्रकार से अगर आपको आंदोलन करने पे आपका कोई पॉलिटिकल अप्रोच अच्छा बन रहा है, पॉलिटिकली रूप से स्ट्रांग होते हैं तो आप आंदोलन करेंगे। अगर आप पॉलिटिकली रूप से स्ट्रांग नहीं होते हैं तो आप, या जैसे कि आपको राजनीति में आपको अच्छा अवसर नहीं मिल पाता उस आंदोलन से, तो आप आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। इस कारण क्या होता है, कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट समस्याएं भी होती है, जरूरी समस्या होती है, लेकिन हम लोग अपने पॉलिटिकल व्यू पॉइंट को चमकाने के लिए हम उसमें भाग नहीं लेते हैं, उस अभाव में नहीं काम करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत से छात्रों द्वारा समय समय पर वैकेंसी को लेकर, रोजगार को लेकर आंदोलन किया जाता है। तो अगर लगता है कि इस आंदोलन में उसका किसी व्यक्ति का पॉलिटिकल व्यू पॉइंट चमकेगा तो वो आंदोलन में भाग लेता है। जैसे किसान आंदोलन में बहुत से लोगों का पॉलिटिकल व्यू पॉइंट चमकना था तो उसमें भाग लिया था। इस प्रकार से यहाँ पे बात की जाती है कि जब आंदोलन में लोग का पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छे से चमकता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड या स्टेज बनता है, तो वो आंदोलन में भाग लेते हैं। तो प्रक्रिया सिद्धांत ये कहलाता है, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। नव सामाजिक आंदोलन क्या है? इस आंदोलन का मकसद क्या है? भौतिकवादी गुण से आर्थिक कल्याण से जुड़े मुद्दे, ये सब चीजें पर ध्यान देता है। नई नई चीजों की अपनी पहचान, ये सब चीजों को इसमें देता है कि अपनी पहचान बनाना और स्वायत्ता, पहचान, आत्मसाक्षात्कार, जीवन की गुणवत्ता से मुद्दे पर जोड़ देता है। भौतिकवादी आर्थिक कल्याण की बात की तो मानव अधिकार पर ध्यान, के मानव का अधिकार, सब चीजों पर ध्यान देता है। इस आंदोलन में पारंपरिक वर्ग, पार्टी, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक समानता को पार करता है। सभी सदस्यों की भागीदारी की बात की जाती है और ये सब चीजें हैं आपका नव सामाजिक आंदोलन में। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 1 का डी पार्ट। ठीक है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना? समझ में आ रहा है आप सबको? आगे हम लोग चलते हैं शिक्षा और सामाजिकरण में संबंध। किस प्रकार से शिक्षा का सामाजिकरण का संबंध है, हमने आपको बताया पहले भी, वही चीजें हैं कि सामाजिक आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुरूप जो शिक्षा है वो उस हिसाब से रहेंगे तो आपका अच्छे से समाज चल पाएगा और शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। शिक्षा और संस्कृति क्या है? शिक्षा के माध्यम से संस्कृति का, देखिए शिक्षा जो होता है वो संस्कृति को संरक्षित करती है, आगे बढ़ाती है। देखिए शिक्षा जो संस्कृति है उसका संप्रेषण करती है, संस्कृति को परिरक्षण हुआ रक्षा करती है, उसमें सुधार करती है और उसके बाद उसमें कुछ आवश्यकता होती है परिवर्तन भी किया जाता है, उसको संरक्षित रक्षित करती है। शिक्षा और संस्कृति का ये संबंध है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब है कि समाज में कुछ अच्छे समाज में शहरीकरण, नगरीकरण, तकनीकी सब चीजों के द्वारा समाज में जो परिवर्तन आता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। समाज जैसे मनुष्य परिवर्तनशील होता है उसी प्रकार समाज भी परिवर्तनशील होता है। तो ये सब चीजों के कारण आपका समाज में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये सब सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन के मूल तत्व कौन कौन से है? सामाजिक प्रगति समृद्धि के परिवर्तन आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि समाज प्रगति करे तो उसके लिए सामाजिक परिवर्तन बहुत जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन और विश्लेषण 5 मूल तत्वों के साथ किया जाता है। कौन कौन से? सामाजिक चिंतन, जब वहाँ के समाज के लोग अपने चिंतन में किस प्रकार का चिंतन बदलाव लाते हैं। जैसे कि पहले के लोग स्त्रियों की शिक्षा पर विरोध करते थे, तो वो सब चीजों में किस प्रकार से चिंतन में बदलाव आ रहा है। सामाजिक संबंध में किस प्रकार से कि आप किस एक दूसरे के साथ किस प्रकार का समाज संबंध किस प्रकार से बनता है। पहले के लोग गांव को अपने परिवार के माध्यम से मानते थे, तो अब किस प्रकार से एक छोटे छोटे समूहों में लोग हो गए, कॉलोनियों में, घर में सीमित हो गए। तो सब संबंध, सामाजिक भूमिका, ये सब चीजें सामाजिक परिवर्तन के मूल तत्व हैं। सामाजिक मानक, सामाजिक मूल्य, ये सब सामाजिक परिवर्तन के मूल तत्व हैं। हम लोग शैक्षिक विकास में विचारकों के योगदान में देखते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारधारा क्या है। तो जैसे कि इनका जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। इनके पिता जो थे उनका विश्वनाथ दत्त नाम था। एक कलकत्ता में न्यायालय में एक वकील थे। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी, बहुत विद्युषी महिला थी, बहुत विद्वान थी इनकी महिला। और इनकी माता क्या है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और ये शुरू से ही धर्म ग्रंथों की पूजा पाठ में तल्लीन होने लगे। और उसके बाद नरेंद्र जी जब बड़े होते हैं, थोड़े 6 वर्ष की अवस्था में, ये क्या कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस का इनका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया और 6 वर्ष तक इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए।
तो पहले इनका नाम नरेंद्र था, 6 वर्ष की अवस्था में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके विवेकानंद बन गए। 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया और इन्होंने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन नाम से एक मिशन और एक उसका आश्रम की स्थापना की, एक संस्था की स्थापना की रामकृष्ण मिशन के नाम से। और उन्होंने वेदांत के उपदेशों को, जो वेदों में बात कही उस वेदों की बात को ये आपका एशिया में, यूरोप में, अमेरिका की जनता में आपने जीवन भर प्रचार किया और इन्होंने वेदांत दर्शन से काफी कुछ सीखा था। 1887 से 1901 तक स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इसमें कौन कौन से इन्होंने बुक लिखे थे, उसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, प्रेम योग, धर्म विज्ञान, हिंदू धर्म, व्यवहारिक जीवन में वेदांत, प्राच्य पाश्चात्य, मेरे गुरुदेव, धर्म रहस्य, हमारा भारत, वर्तमान भारत और शिक्षा, ये सब इनके बुक हैं जो कि इन्होंने लिखे थे। कब से कब तक लिखे थे? 1887 से 1901 के बीच में इन्होंने इतने सारे बुक लिखे थे। आप लोग बुक का नाम याद रखिएगा कौन कौन से बुक है। जो मुख्य रूप से बुक इनकी है वो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, प्रेम योग, ये सब इनके मुख्य रूप से बुक हैं। और भी जो धर्म विज्ञान, हिंदू धर्म, व्यवहारिक जीवन, वेदांत, ये सब भी उन्होंने बुक लिखे थे। जिसमें और भी जो मेरे गुरुदेव, धर्म रहस्य, हमारा भारत, ये सब चीजें इनकी बुक है। अब इनके पूरे साहित्य और मुख्य वासना को विवरण साहित्य के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। इनको जो पूरा साहित्य जितना भी लिखे थे वो 10 खंडों में प्रकाशित किया गया विवेकानंद साहित्य के नाम से। पर विधि का विधान इस युग पुरुष की 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई में सुदूर में निर्माण प्राप्त हो गया। इनकी मृत्यु हो गई 39 वर्ष की आयु में। 1887 से 1901 के बीच स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। जो मैंने आपको बताया ऊपर वही चीजें बताते यहाँ पे है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा में योगदान, क्या क्या शिक्षा में योगदान दिया इन्होंने। स्वामी विवेकानंद जी में प्रकृतिवाद भी दिखता है, आदर्शवाद भी दिखता है, प्रयोजनवाद भी दिखता है, सब कुछ दिखता है इनके जरूर दिखाते हैं। प्रकृतिवाद के लिए बात करते हैं, आदर्श की भी बात करते हैं और प्रयोजन की बात करते हैं। मतलब प्रकृति के प्रति भी इनका प्रेम है, आदर्शों के प्रति मतलब विचारों, आदर्शों, ईश्वर के प्रति भी इनका वो है रुझान है, और प्रयोजन और वैज्ञानिकता के प्रति भी इनका रुझान है। सारे को सम्मिलित रूप से इन्होंने बात कही थी। स्वामी जी ने शिक्षा संबंधी विचारों को प्राचीन तथा आधुनिक विचारों का संबंध है। प्राचीन विचार भी उनमें है और आधुनिक विचार भी, दोनों विचारें हैं। संक्षेप में भारतीय शिक्षा को उनकी देन का उल्लेख निम्नलिखित बिंदु पर कहता है। किनकी बिंदु पर कहता है? स्वामी जी ने वेदांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। जो वेदांत है, वेदों की बात की है, तो उसका व्यवहारिक रूप में इन्होंने उसके बातों को व्यवहारिक रूप में लोगों के पास पहुंचाया। स्वामी जी ने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया। किस प्रकार से हम अपने आध्यात्मिक उन्नति करें और भौतिक की उन्नति करें। स्वामी जी ने चरित्र निर्माण पर शिक्षा पर बल दिया। अपने चारित्रिक निर्माण की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया कि चरित्र किस प्रकार से अच्छा बना सके। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया, शारीरिक शिक्षा पर बल दिया, जन शिक्षा पर बल दिया। बालक की क्षमताओं के आधार पर शिक्षा देने की, जिस प्रकार के बालक की कैपेसिटी है, क्षमता, उस हिसाब से उसको शिक्षा दी जाए, जो प्रकृतिवाद कहता है। शिक्षा को शिक्षार्थी दोनों के ब्रह्मचर्य का बल दिया कि आप जब तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जब तक आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करें, और शिक्षार्थी तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य क्या होता है? अपनी इंद्रियों पर संयमित रहें, नियमित रहें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करें। स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, मैंने आपको बताया। आगे हम लोग चलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या बातें हैं, किस प्रकार से उन्होंने बात की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी आपका कलकत्ता में इन्होंने भी जन्म लिया था। जो 6 मई 1861 में इन्होंने पैदा हुए थे ये। और इनके पिता प्रसिद्ध धर्म एवं समाज सुधारक थे। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर इनके पिता का नाम था। गुरुदेव इनको स्वामी महात्मा गांधी ने गुरुदेव को संबोधित किया था। गुरुदेव न केवल उच्च कोटि के विद्वान बल्कि एक महान कवि, विचारक था, महान शिक्षा शास्त्री भी थे। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये प्रकृतिवादी के बड़े समर्थक थे, इसलिए इन्होंने प्रकृतिवाद के स्वरूप के आधार पर प्रकृति के महत्व को समझते हुए भी इन्होंने आपका जो विश्व भारती नाम के एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो वहाँ पे आपका प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन सभी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो विश्व भारती जो इन्होंने स्थापित किया, प्रकृति की गोद में इन्होंने इस संस्था को रखा, बनाया और वहाँ स्थापित किया। तो शांति निकेतन जो है वही शांति निकेतन विश्व भारती वही है कि वहाँ पे शांति निकेतन की स्थापना की, ये विश्वविद्यालय शांति निकेतन। और उसके पश्चात अपने समस्त जीवन उन्होंने शिक्षा, साहित्य और समाज के समय अर्पित किया। 2 बुक इनकी बहुत फेमस है, मतलब कि दो बुक है, गीतांजलि और विश्व भारती, 2 बुक है बहुत फेमस है। शांति निकेतन जो है स्कूल है, विश्व भारती शांति निकेतन स्कूल है। तो इनके जो और भी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। कौन कौन सी रचनाएं हैं? शिक्षा हेरफेर 1892, हिंदू विश्वविद्यालय, धर्म शिक्षा, शिक्षा विधि, स्त्री शिक्षा, माय स्कूल, विश्व भारती श्री निकेतन, आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा सार, माय एजुकेशनल मिशन, टू दी स्टूडेंट, शिक्षा और संस्कृति, गुरुकुल, कांगड़ी। ये सब इनके जो है मुख्य रूप से इनकी रचनाएं हैं। इन रचनाओं को आप लोग याद रखिएगा।
गुरुदेव ने सबसे बड़ी मतलब सबसे जो बात की थी कि बोली थी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा जो है वो नहीं दिया चाहिए, बल्कि मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा देने पे इन्होंने बल दिया, और इन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि शिक्षा तो जन साधारण की भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। इस प्रकार का शिक्षा हो कि जो आपको भौतिक जीवन बनाने के लिए योग्य रखे और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति भी कर सके, इस प्रकार की शिक्षा हो। तो ये सब चीजें हैं। उन्होंने बोला कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित कर सके। द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच मेक्स अवर लाइफ इन हार्मोनी विथ ऑल एक्सिस्टेंस। मतलब कि इन्होंने शिक्षा में ऐसी बात कही कि जो शिक्षा है वो सर्वोच्च वही है जो हम और हमारे जो सृष्टि है उसके बीच अच्छी ढंग से वो समरसता स्थापित कर सके। जो आज वैज्ञानिकता के उसमें युग में हम लोग अपने सृष्टि पे जो इतना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, सब चीजें जो पेड़ काट रहे हैं, इतना सब चीज कर रहे हैं, तो हम लोग शिक्षित नहीं है इनके अनुसार। शिक्षित शिक्षा तभी है जो हम लोग अपने सृष्टि के बीच और आपसी तालमेल अच्छे से स्थापित कर पाए। तो इस प्रकार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। उसके बाद इन्होंने इनकी जो आपका शांति निकेतन है, शांति निकेतन में कुछ डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट का नाम हम लोग देख लेते हैं। विद्या भवन नाम का डिपार्टमेंट है। इसमें ये ह्यूमैनिटी सोशल साइंस स्नातक स्नातक डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलते हैं। शिक्षा भवन है। शिक्षा भवन में क्या है कि यह भवन शांति निकेतन में स्थित विज्ञान के स्नातक स्नातक डिप्लोमा सर्टिफिकेट सब चलते हैं। और जो विनय भवन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विनय भवन में आपका बीएड एमएड के पाठ्यक्रम चलते हैं। ये प्रश्न आया था कि विनय भवन किससे संबंधित है, तो बीएड एमएड के संबंधित है और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संबंधित है। उसके बाद हम लोग महात्मा गांधी के बारे में चलते हैं। महात्मा गांधी ने क्या क्या कैसे कैसे योगदान दिया था। तो महात्मा गांधी की बात हम लोग करें तो महात्मा गांधी आपका ये विश्व के महानतम राजनीतिक दार्शनिक शिक्षा शास्त्री तथा भारत के राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म कठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गांधी थे और गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे। इनके पिता जो थे, उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। वे धार्मिक साध्वी और निष्ठावान नारी थी। 13 वर्ष के में गांधी जी का विवाह ही हो गया था। कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था। और गांधी जी के बारे में क्या है कि गांधी जी ने 1937 में बेसिक शिक्षा की बात की थी, जो वर्धा में सम्मेलन किया था। वर्धा एक जगह का नाम है। वर्धा में बेसिक शिक्षा योजना का प्रारूप तैयार किया था। किस प्रकार से बेसिक शिक्षा की बात, प्राइमरी एजुकेशन की बात बेसिक शिक्षा के अंतर्गत की गई है, और उसमें किस प्रकार आप हस्तशिल्प कलाओं की बात की गई है, तो बेसिक शिक्षा में की गई थी। गांधी जी ने अपने विचारों को जन जन पहुंचाने के लिए पत्रों का सहारा लिया। कौन कौन से पत्र लेटर इन्होंने सहारा लिया, पत्रिकाओं का सहारा लिया, उसका नाम है यंग इंडिया, हरिजन, भूदान यज्ञ, नई तालीम, नया हिंद। इनके माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। और गांधी जी की जो रचनाएं थी उन रचनाओं में आत्मकथा, सर्वोदय, सत्याग्रह, मेरा ग्रंथ, गीता बोध, गीता माता, हिंदू धर्म, मंगल प्रभात, नीति धर्म, ब्रह्मचर्य, अनासक्ति योग, बेसिक शिक्षा, ये इनकी बहुत सारी रचनाएं थी। गांधी जी क्या मानते हैं? गांधी जी ने मनुष्य को शरीर, मन, हृदय और आत्मा का योग मानते हैं। इनका स्पष्ट मत था कि शिक्षा को मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का विकास करना चाहिए। तो जैसे कि बात की थी कि गांधी जी ने शरीर, मन और हृदय, आपका शारीरिक रूप से आप स्ट्रांग हो, आप मानसिक रूप से मजबूत हो पाए, आपका आत्मा मतलब आपका आध्यात्मिक विकास हो पाए, इन तीनों की बात किसने की थी? गांधी जी ने किया था। और इन्होंने 3R की शिक्षा को 3H की बात की थी कि जो शिक्षा है रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, मतलब कि पढ़ना लिखना और जो गणित पढ़ना है उसको ना हो के बल्कि 3H, हैंड, हेड एंड हार्ट, आपका हैंड अच्छा बन सके, आपका हेड अच्छा हो सके, आपका हार्ट अच्छा हो सके, इसकी बात की थी। 3H की बात की थी। और शिक्षा का कार्य केवल पढ़ना लिखना गणित सीखना नहीं है, तो उसके हाथ, मस्तिष्क और हृदय का विकास करना है। तो इन्होंने बताया कि शिक्षा से मेरा प्यार बालक मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट आउट ऑफ बेस्ट इन चाइल्ड एंड माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। इन्होंने शिक्षा की बात इस प्रकार से की थी। 1 मिनट में थोड़ा सा आप लोग को चलिए ठीक है। अभी हमने आपकी डिस्कशन किया 3H और 3R। तो
3 आर से आपने समझे, उन्होंने बताया कि तीनों इस प्रकार से मनुष्य शरीर और आत्मा का तीनों को विकास करना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इनके आधारभूत सिद्धांत क्या कौन से गांधी जी के, हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा में बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक क्षमताओं को विकसित किया जाना चाहिए, इन्होंने इसकी बात की थी। 7 से 14 वर्ष बालकों को शिक्षा में निःशुल्क और अनिवार्य देने की बात इन्होंने की थी। बालक और बालिकाओं के समस्त गुणों का विकास करना इन्होंने बात की। शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण उत्पन्न होना चाहिए शिक्षा के छात्र में उसके प्रति, ये चीजें बात की। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक ने किसी व्यवसाय में लग जाए, तो व्यवसायिक शिक्षा की बात इन्होंने सर्वप्रथम गांधी जी ने की थी। बालक की शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तकला या दस्तकारी से प्रारंभ होनी चाहिए, जिससे वो अपने भावी जीवन में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ बालक अनेक प्रकार के प्रयोग द्वारा खोज कर, मतलब कि इन्होंने स्कूलों में हस्तशिल्प और दस्तकारी शिक्षा की बात की थी। शिक्षा ऐसे प्रकार की हो जिसमें बंधुत्व, सहयोग, समाज सेवा, ये सब की भावना विकसित हो। शिक्षा के को बालक के व्यक्तित्व, शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना, ये इन्होंने बताया था। वर्धा शिक्षा योजना की उन्होंने बात की थी, जो 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा नामक जगह पर मारवाड़ी राष्ट्रीय हाई स्कूल में आयोजित शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा था कि मेरी शिक्षा योजना का तात्पर्य यह नहीं है कि बालक पढ़ाई के साथ धंधों को सीखे, बल्कि तात्पर्य यह है कि बालकों को जो भी ज्ञान दिया जाए किसी उद्योग या दस्तकारी द्वारा दिया जाए। मतलब कि ये आपका उद्योगी शिक्षा और दस्तकारी, मतलब स्किल बेस्ड की बात की थी इन्होंने। दस्तकारी के उद्देश्य को समझाते हुए गांधी जी ने कहा था मेरा उद्देश्य तो उद्योग या दस्तकारी बालक के मस्तिष्क को सुंदर बनाना है, कि अब अगर कोई आप कुछ दस्तकारी करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो आपका मस्तिष्क सुंदर बनता है। तो इस प्रकार बेसिक शिक्षा में उन्होंने बात की थी और वर्धा में चर्चा की गई थी। अरविंदो की बात करें हम लोग, तो अरविंदो जो थे, इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता के प्रसिद्ध घोष परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम था डॉक्टर कृष्ण घोष, ये मेडिकल ऑफिसर थे। श्री अरविंदो को मात्र 7 वर्ष की आयु में इंग्लैंड पढ़ने के लिए उन्होंने भेज दिया था और 21 वर्ष की आयु तक वो वहां पे रहे और उन्होंने यूनानी, लैटिन साहित्य का अध्ययन किया तथा 1893 ईस्वी में वापस भारत आ गए। हालांकि इंग्लैंड में रह के यूरोपीय बन चुके थे, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में स्थापित इंडिया मजलिस और लोटल एंड हैंगर, ये सब संस्थाओं से मिलके ये भारत की समस्याओं को समझे और यहाँ पे आके उन्होंने भारत लौटे और यहाँ पे आके उन्होंने बहुत से क्या कहते हैं कि संघ भारत में आंदोलनों में भाग लिया और उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में भी अनेक योगदान दिया। तो ये सब चीजें हैं। बड़ौदा में प्रोफेसर बने, वहां से आने के बाद भारत में आए, उसको भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा। बड़ौदा में प्रोफेसर बने और भारतीय दर्शन का बहुत गहन अध्ययन किया अरविंदो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के वैदिक समन्वय का भी उन पर विशेष प्रभाव पड़ा था, इन दोनों लोग का। उसके बाद ये इस कहानी ये है कि ये आपका कलकत्ता में कोई संघर्ष था, उसमें ये योगदान दिया। उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया, जेल के से फिर ये बाहर आए। उसके बाद जेल में रह के इनको बोलते हैं कि इनको अध्यात्म का ज्ञान हो गया था। तो उसको वहीं से क्या कहते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद वो पांडिचेरी चले गए और पांडिचेरी में जाकर ही इन्होंने अपनी एक आश्रम बनाया और आश्रम बना के वहां से अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट कर दी। 15 अगस्त 1914 को श्री अरविंद ने यहाँ से एक दार्शनिक पत्रिका आर्य का प्रकाशन शुरू किया। उसके माध्यम से अपने दार्शनिक विचारों को सामान्य व्यक्तियों तक पहुंचाना शुरू किया। इससे श्री अरविंद की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और इससे मैंने बताया कि उनको मिला कि वहां पे जेल में ही उनको अलौकिक शक्तियों से साक्षात्कार हुआ और वहां से वो आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े। पांडिचेरी में अरविंद नामक आश्रम की स्थापना की। आज भी वहां से उनके विचार फैल रहे हैं। इनका शैक्षिक चिंतन किस प्रकार का है, तो इनके शैक्षिक चिंतन हम लोग देखते हैं। श्री अरविंद एक दार्शनिक रूप में अधिक विख्यात है, परंतु अपने दार्शनिक सिद्धांत को मनुष्य जीवन में उतारने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता अनुभव हुई। उधर राष्ट्र उत्थान के लिए तत्कालिक शिक्षा उपयुक्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने शिक्षा की राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की। और इनके जो विचार हैं वो 2 पुस्तक हैं, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन और ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन, ये 2 पुस्तक है इन्हें प्रकट हुए। यहाँ पे ऑन एजुकेशन होगा, तो 2 पुस्तक इन्होंने नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऑन एजुकेशन में इनके प्रकट हुए। ठीक है। महर्षि अरविंदो ऐसी शिक्षा पद्धति का पक्ष पोषण करना चाहते हैं जो बालक को कर्मठ नागरिक बनाए, मतलब आपको अच्छे से कर्मठ बनाए, कर्मशील हो और अच्छे नागरिक बने। इस प्रकार की शिक्षा की इन्होंने बात की थी। तो आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा, जो वर्तमान जीवन की आवश्यकता है उसको पूरा करने के आप योग्य बन सके, उस प्रकार का आपकी शिक्षा हो। वह क्या लिखते हैं कि सच्ची शिक्षा मनुष्य को मशीन से बना हुआ सूत नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत नहीं होना चाहिए, अपितु इसको मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण अथवा जीवित उत्कर्ष करना चाहिए। तो ये सच्ची शिक्षा क्या है, जो आपका कोई मशीन है, जैसे सूत काटने वाली मशीन है, मशीन काट के सूत नहीं बने इस प्रकार, बल्कि हो
इस प्रकार का ना हो, बल्कि इस प्रकार का हो कि आपका मस्तिष्क का अच्छे से विकास कर सके, आपके आत्मिक शक्तियों का विकास कर सके, इस प्रकार के आपको जीवन को उत्कर्ष को आपको पहुंचा सके, इस प्रकार की शिक्षा हो। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा श्री अरविंद विकास सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार विकास के 7 सोपान होते थे: द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त और सत्य। ये 7 जो सोपान है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि ये 7 सोपान की बात किसने की थी? अरविंदो ने की थी। तो ये जो मनुष्य होता है, ये तीसरे सोपान पे होता है, मतलब द्रव्य, प्राण और मानस की अवस्था में होता है। इसको मानस से अतिमानस, आनंद और चित्त सत्य के तक पहुंचना होता है। तो जो मनुष्य होते हैं उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वह इन क्या कहते हैं, इन 6 जो विकास के सोपान है इनको समझे और अपने आप को तीसरे सोपान से अंतिम सोपान तक, अपने मतलब स्टेज है, लेवल है, उस अंतिम लेवल तक पहुंचा सके। ठीक है। अरविंद की कुछ रचनाएं हैं: द लाइफ डिवाइन, ह्यूमन साइकिल, सावित्री, द मिस्ट्री ऑफ गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा। ये इनकी रचनाएं हैं। आगे हम लोग जे कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म तमिलनाडु के गरीब ब्राह्मण परिवार 1895 में हुआ था। ये 10 वर्ष के थे। इनकी माता का देहांत हो गया। उस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी पूरे विश्व में अपनी जड़ी जमा चुकी थी। इनकी प्रतिभाओं से प्रभावित होकर इनके बचपन में एनी बेसेंट ने इन्हें गोद ले लिया। किसने लिया? एनी बेसेंट ने लिया। और 1912 में शिक्षा के लिए इन्होंने इंग्लैंड भेज दिया। मतलब ये बहुत विद्वान, बहुत अच्छे पढ़ने में थे, जिससे प्रभावित होकर एनी बेसेंट थे 10 वर्ष की अवस्था में इन्हें अपने खर्च पे विदेश भेज दिया। वहां पे जाके ये 1912 से 1921 तक लगभग आपका 9 साल तक इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ा और वहां से फिर भारत आए। और भारत आए तो एनी बेसेंट ने इन्हें विश्व गुरु नाम से संबोधित किया। तो विश्व गुरु कौन थे? जे कृष्णमूर्ति थे। तो विश्व गुरु नाम से एनी बेसेंट ने इन्हें जे कृष्णमूर्ति को संबोधित किया। और 2 वर्ष तक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े रहे। उसके बाद ये वहां से अपने आप को अलग कर लिया, स्वतंत्र चिंतक बन गए। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जा रहा था उससे अलग होकर अपना स्वतंत्र चिंतक बन गए। इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे, जिनमें से आपका जो बुक है, जो जीवन का महत्व एक बुक है, शिक्षा और जीवन का महत्व पहली और आखिरी स्वतंत्रता इनकी दूसरी बुक है। तो इस प्रकार की इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण 2 बुक लिखी। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक शिक्षा संस्थानों की भी स्थापना की, जिनमें आपका दक्षिण भारत का ऋषि वैली इसको प्रमुख है। तो ऋषि वैली की स्थापना किसने की थी? जे कृष्णमूर्ति ने की थी। नाम याद रखिएगा आपको। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे कि आपके ज्ञात से मुक्ति, घटना, हिंसा से परे, संस्कृति का प्रश्न, शिक्षा, जीवन का तात्पर्य, शिक्षा संवाद, स्कूलों के नाम पत्र, सीखने की कला, आंतरिक स्फुटन, आमूल क्रांति की आवश्यकता, जो कुछ नहीं वह सुखी है, प्रथम एवं अंतिम मुक्ति, जीवन की मुक्ति, परंपरा जिसे अपनी आत्मा खो दी है, स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व में अनुशासन। ये सारे बुक इन्होंने लिखे थे, जिसका हिंदी अनुवाद हुआ था। तो इतने सारे बुक का हिंदी अनुवाद हुआ था। इतनी बुक है इनके द्वारा लिखी गई है। इसको आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना भी याद है उतना आप लोग रखिएगा। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या क्या अर्थ है? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य एक ऐसे समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है जो जीवन की समग्रता को पहचान सके। मतलब कि इनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, इस कभी कोई परिभाषा भी पूछता है तो परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने ऐसी शिक्षा की बात की थी जो व्यक्ति अपने जीवन की समग्रता को पहचान सके। हमारा जीवन का समग्र क्या है, मतलब किस प्रकार का हमारा जीवन की समग्रता, मतलब जीवन की सभी चीजों को समझ सके कि हम जीवन क्यों मिला है, उन सारी चीजों को समझ सके। इन्होंने शिक्षा के महत्व पर विशेष बल दिया। शिक्षा इनके विचारों का मुख्य तत्व है। इन्होंने कहा कि बच्चे शिक्षा पाने के दौरान सभी प्रकार की कठिनाइयों से निपटना सीखते हैं। मतलब शिक्षा के दौरान ही बच्चे को समाज की कठिनाइयों को भी समझ, अपने मतलब जो भी कठिनाई उससे लड़ने के लिए वह सीखे किस प्रकार से कठिनाइयों से लड़ना है, और कठिनाइयों से निपटना सीखे और उन्हें मजबूत बन सके, मजबूत मन और मानसिक रूप से मजबूत बन सके। कृष्णमूर्ति ने शिक्षा में आंतरिक अनुशासन पर बल दिया। तो आंतरिक अनुशासन की बात किसने की थी? जे कृष्णमूर्ति ने की थी। वो बोले कि अनुशासन वो है जो आपके अंदर से खुद है, आप खुद वो अब उस तरीके से रहना चाहें। बाहरी अनुशासन जो होती है वो आपको चोरी सिखाती है। आप बाहरी अनुशासन आपको दिया जाएगा तो आप दूसरा रास्ता निकाल के आप नकल करेंगे, आप उस चीज को फिर काम करें। लेकिन जब तक आप अंदर से अनुशासित होते हैं तो आप सही काम करते हैं। तो अंदर अनुशासन जो है वो आपका किसने बात की थी? आपका ये जे कृष्णमूर्ति ने आंतरिक अनुशासन की बात की थी। जे कृष्णमूर्ति अपने सच्चे विचारों के माध्यम से शिक्षक एवं छात्र दोनों के दायित्व सौंपने के वे अच्छे समाज का निर्माण करें, जिससे सभी मनुष्य बिना किसी हिंसा के शांति एवं सुरक्षा के साथ रह सके। जे कृष्णमूर्ति की बात थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? ईट द फिट ऑफ मदर, मतलब पीछे भी बात की गई थी लेकिन कुछ और भी है जो आप लोग देख लीजिए। प्रथम अंतिम मुक्ति, फ्रीडम ऑफ द नोन, द अवेकिंग ऑफ इंटेलिजेंस, द बुक ऑफ लाइफ, एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, द एट द फीट ऑफ द मास्टर। ठीक है, ये शिक्षा संप्रदाय फिर से हम लोग देख रहे हैं। कृष्णमूर्ति तथ्यों को रटने, परीक्षा उत्तीर्ण करने, उपाधियों प्राप्त करने की शिक्षा नहीं मानते। आप रट करके, परीक्षा उत्तर करके जो आपको डिग्री मिल जाए वो शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा ऐसी हो,
कि ये मतलब ये सब चीजें केवल रोजी रोटी कमाने के लिए बात करते हैं। वास्तविक शिक्षा वो है जो आपको आत्मज्ञान कराए। तो इनके शब्दों में अंतर्मन का ज्ञान ही शिक्षा है। पॉलो फ्रेरे क्या थे? पॉलो फ्रेरे एक प्रसिद्ध दार्शनिक शिक्षाविद थे। इनका जन्म ब्राजील में हुआ था 1921 में, और इनके पिता ये सब चीजें थे। इनकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकी जो पुस्तक थी एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, ये बहुत थी। उसके पुस्तकाल में इन्होंने दलितों का शिक्षण विज्ञान पेडागॉजी ऑफ ऑपरेशन की बात की थी, जिन्होंने दलितों के ऊपर बहुत ज्यादा बात की थी। मजदूरों के पढ़ने लिखने की बात इन्होंने, दलित शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया था पॉलो फ्रेरे ने। इनकी प्रमुख रचना ये सब चीजें हैं। पेडागॉजी ऑफ ऑपरेस्ड, दलितों के बाद मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित थे और दलितों पे इन्होंने, दलितों को पढ़ने के लिए बहुत सारे इन्होंने काम किए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने बात देखी कि वर्ष 1962 में 45 दिनों के भीतर इन्होंने 300 श्रमिकों को पढ़ाना लिखाना सिखाया पॉलो फ्रेरे ने। तो इनकी जो पूरी बात थी दलितों के लिए बात की थी कि जो दलित है, दलित मतलब ऑप्रेस्ड पीपल, जो दमित व्यक्ति है। दलित मतलब ये जो नहीं कि जो भारत में एससी या ओबीसी कैटेगरी जो उससे बात नहीं की जा रही है। ऑप्रेस्ड मतलब जिनका शोषण हुआ है वो सारे लोग दलित में आते हैं। तो उन दलितों की शिक्षा की बातें की थी, जो मजदूर थे और जो भी व्यक्ति थे उनकी बात की थी। इनकी रचनाएं आप लोग देख लिए। उसके बाद इनका जो शैक्षिक चिंतन वो क्या कहलाता है कि फ्रेरे का शैक्षिक चिंतन प्लेटो के समय से चले आ रहे शैक्षिक चिंतन से हटकर मार्क्सवादी और उपनिवेशी विरोधी चिंतन पर आधारित है। मार्क्सवाद के चिंतन पर आधारित है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, मैरी वोल्टनक्राफ्ट के बारे में देख लेते हैं। मैरी वोल्टनक्राफ्ट एक अंग्रेजी लेखक, आधुनिक नारीवादी, दार्शनिक, महिला अधिकार समर्थक थी। तो जो नारियों की बात की थी, जो नारियों को समस्याओं को, नारियों के साथ, जो महिलाओं के साथ जो बहुत ज्यादा आपका विरोध हो रहा था, उनको जो बहुत ज्यादा उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, उनको उनके हकों को मारा जा रहा था, तो उनके विरोध में और उनके बारे में उनको एकदम नीचे रखा जा रहा था सामाजिक संरचना में। तो उनके विरोध, उनके हकों की बात करना, उनको समाज में एक बराबर का हिस्सा देना, वो मैरी वोल्टनक्राफ्ट ने वहां पे बात की। तो नारीवादी जो दर्शन है, जो महिलाओं की बात करती, सबसे पहले मैरी वोल्टनक्राफ्ट ने नारीवादी की समर्थक थी, इसलिए इनको पहली महिला अधिकार समर्थक मानते, नारीवादी मानते हैं। ठीक है, एक संस्थापक फेमिनिस्ट दार्शनिक रूप में वोल्टनक्राफ्ट के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन शामिल है, जो ब्रिटिश संसद के एडमंड बके द्वारा फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की प्रतिक्रिया है। जैसे पहले महिलाओं को वोट मत देने का अधिकार भी नहीं था, वोट देने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को माना जाता था कि इनको एकदम घर में बना के रखा जाए, इनको घर के सेवा के लिए रखा जाए, महिलाओं को बहुत सताया जा रहा था। तो उनके विरोध में उन्होंने अपनी बहुत, मतलब कि उसने महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया था। इनके बारे में आप लोग आगे हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे, समय इतना नहीं कि हम अच्छे से बताएं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। ठीक है, और उसके बाद मैरी वोल्टनक्राफ्ट के अनुसार समाज के सभी व्यक्तियों की शिक्षा आवश्यक होता है। इन्होंने अपने संक्षिप्त करियर के दौरान उपन्यास एवं पुस्तकें लिखी, जिसमें इन्होंने बच्चों की, युवाओं, महिलाओं की शिक्षा विशेष पर बल दिया, जिसमें किसकी विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्टक्स ऑफ पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट, ये सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो पुस्तकें लिखी तो ये सब चीजें हैं। इन्होंने तर्क दिया कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों से बौद्धिक रूप से कमजोर इसलिए होती है क्योंकि इनके पास शिक्षा की कमी होती है, इसलिए पुरुषों तथा महिलाओं को तर्क संगत मानकर तर्क आधारित सामाजिक व्यवस्था के दी जानी चाहिए। ठीक है, यह बात महिलाओं की बात इन्होंने की, इनकी पुस्तक जो है ये सब चीजें हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा, इस स्लाइड को रोक करके लिख लीजिएगा। नील नेडिंग्स क्या थे? ये अमेरिका के दार्शनिक और शिक्षाविद थे। इनका जन्म 19 जनवरी 1929 में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ये सब चीजें हैं। इन्होंने इनके अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा को स्थान के लिए बहुत सी बातें लिखी। अमेरिकन ब्रेकिंग द इनर आई इंस्टीट्यूशन ऑफ इन एजुकेशन, वोमेन एविल, हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ये सब बात की थी। इनके शिक्षा में हैप्पीनेस और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में इन्होंने हैप्पीनेस की बात की थी, जो इनके कीवर्ड है नील नेडिंग्स के। उन्होंने हैप्पीनेस की खुद शिक्षा इस प्रकार की जिसमें बालक को खुशी मिले, उससे उसको नैतिक शिक्षा की बात इन्होंने की थी, हैप्पीनेस की बात इन्होंने की थी। ठीक है, तो नील नेडिंग्स ने शिक्षा के महत्व को देखते हुए लोगों को शिक्षा के दार्शनिक रूप से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने शिक्षा के दार्शनिक पक्षों को उजागर करने तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ये इनकी बुक थी, जैसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जैसे बुक की महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, और वहां से इन्होंने कुछ नैतिक कार्यों अर्थात नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की है। इसमें नैतिकता के कुछ दायित्व की बात की गई है।
इन्होंने शिक्षण को, बच्चों की शिक्षा की देखभाल, उसके महत्व को पुनर्व्यक्त किया। केयर मॉडल और नैतिकता, ये दोनों चीज पे इन्हें बात ज्यादा फोकस की। इनकी कृति हैप्पीनेस एंड एजुकेशन महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार आपका इन्होंने शिक्षा में की दार्शनिक, नैतिक, व्यवसायिकता के क्षेत्र में, सामाजिक एवं लोकतांत्रिक क्षेत्र के विभिन्न पक्षों पर महत्व दिया। इनकी रचनाएं कौन कौन सी? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, वुमेन एंड एविल, केयरिंग, द फेमिनिन अप्रोच एंड एथिक्स, एजुकेशन फॉर इंटेलिजेंस, बिलीफ एंड अनबिलीफ, एजुकेशन मोरल पीपुल, हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, पीस एजुकेशन, हाउ वी कम टू लव एंड हेट वॉर, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी इन द सेंचुरी 21 सेंचुरी, ये सब चीजें बात की गई हैं। सावित्रीबाई फुले की बात अगर की जाए तो सावित्रीबाई फुले, कितना टाइम हो जाता, टाइम हो रहा है क्या? चलिए ठीक है, हम लोग क्लास को एंड करते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। इसको हम लोग नेक्स्ट यूनिट के क्लास में इसको जोड़ के फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है जानकी, समझ में आ रही चीजें, बातें आप लोग को? बहुत फास्ट है लेकिन क्या करें, क्रैश कोर्स में इस तरीके से रखा ही गया है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें आप सबको? रखें, अरे क्लास को एंड करें। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।